हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों 2025 में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें साइंस की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में हूं। तो दोस्तों निर्माण बैच की ये पहली क्लास आप लोगों के सामने आज शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ेंगे और आज आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि दोस्तों विज्ञान कितनी आसान है। बस आप लोग डरते हो बिना मतलब, है ना? तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप लोगों को सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है विज्ञान, उसमें 4 पार्ट है। एक है दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, एक है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, एक है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और एक है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। तो आज मैं आप लोगों को जो शुरू करने जा रहा हूं वो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सभी आप लोग जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ना, ध्यान से आप लोग समझना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है क्या? इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो दोस्तों जीव विज्ञान है जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिविंग। बहुत आसान भाषा में कि भाई जीव विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग यानी जीवों का अध्ययन। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे ये जो एक मच्छर है, क्या वो एक जीव है क्या? जैसे हम एक जीव है, क्या ये भी एक जीव है क्या? तो हमको जीवों के बारे में क्या क्या अध्ययन करना है? तो हम लोगों को दोस्तों जीवों के बारे में अध्ययन करना है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसकी बॉडी में क्या क्या है, क्या इसकी बॉडी में हार्ट है, क्या हृदय है, क्या इसकी बॉडी में कुछ हड्डियां है, क्या इसके पंख है क्या? तो जीवों के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन यानी कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य होते हैं, रक्त सर्कुलेट करता है, रक्त का संचरण होता है, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया होती है। तो किसी भी जीव के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों इनकी ग्रोथ कैसे होती है। कभी तो पहले बहुत छोटा था, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है, तो इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे करते हैं। प्रजनन क्या होता है? संतान की उत्पत्ति। ऐसा तो है नहीं केवल ह्यूमन ही रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं, दोस्तों प्लांट भी करते हैं। अगर प्लांट प्रजनन नहीं करते तो नए प्लांट आपको देखने को नहीं मिलते, जो 10 साल पहले थे वही देखने को मिलते। तो आप लोग देख पा रहे हो कि दोस्तों प्लांट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं, यानी प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, पादप भी प्रजनन करता है, हर जीव प्रजनन करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, हिंदी में हम लोग उन्हें अरस्तु बोलते हैं। उनका जीव विज्ञान में बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने जीवों के बारे में कई चीजें बताई कि देखो जीवों में ये चीजें होती है, जीवों में ये चीज होती है। इसीलिए हम लोग एरिस्टोटल साहब, जिसे हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा एरिस्टोटल, और हिंदी में इन्हें अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर जो सारी चर्चा होगी वो किस पे होगी? जीव पर होगी, लिविंग पर होगी। मेरा क्वेश्चन यह है, क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? क्या ये एक जीव है? क्या जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और आई होप सभी के आंसर ये आएंगे कि सर ये एक जीव नहीं है। तो आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपने बता दिया सर ये एक जीव नहीं है, एक लिविंग नहीं है? बताओ। या आप लोग मुझे यह चीज बताइए कि अगर आप लोग किसी को जीव बोल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी विशेषता पानी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, जीवों की विशेषता। हम लोग किसे जीव बोलेंगे, ऐसी क्या विशेषता हम लोग देखेंगे जिसकी वजह से हम लोग किसी को जीव बोलेंगे। चलिए, तो जीवों में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है? सबसे पहली चीज दोस्तों, उनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। कोई भी जीव हो, चाहे आप हो, मैं हूं, छोटी सी चींटी हो, गाय हो, भैंस हो, कोई प्लांट हो, तो उनमें आपको अगर किसी में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो ये जीव की क्या है? एक विशेषता है। बहुत बढ़िया। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, तो ये भी जीव की विशेषता है। जैसे आप लोगों को पता है ह्यूमंस भी प्रजनन करते हैं, तभी तो संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है किसकी? जीव की। बहुत बढ़िया। तीसरी बात करते हैं, अगर वो अपने पर्यावरण का मतलब उसके चारों ओर का भाग, तो अगर वो अपने पर्यावरण को कुछ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं,
कुछ उसके विशिष्ट प्रतिक्रिया अगर दे रहे हैं तो ये एक जीव की निशानी है। जैसे दोस्तों अभी बहुत ठंड है, तो क्या हमारी बॉडी पे इसका कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, जब भी तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं। बताओ अब बात करें पत्थर की, तो पत्थर को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो पर्यावरण है उसको वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो जो पर्यावरण को रेस्पॉन्ड करता है उसके प्रति प्रतिक्रियाएं देता है, ये क्या है? जीव की एक निशानी है। बहुत बढ़िया। चौथी महत्वपूर्ण बात, जीव में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी कि दोस्तों वो ऊर्जा प्राप्त करता है, चाहे कैसे भी करे। जैसे हम लोग बात करें, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, तो उसके लिए क्या ऊर्जा की जरूरत है? क्या ऊर्जा हम लोगों को किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो अगर कोई ऊर्जा प्राप्त कर रहा है कहीं से भी और उसका यूटिलाइज कर रहा है, तो यह भी क्या है? जीव की एक विशेषता है। आई होप आप लोगों को जीव के बारे में 4 महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर जीव विज्ञान की कुछ ब्रांचेस भी है क्या, कुछ शाखाएं भी है क्या? बताइए, चलिए बताइए, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? और जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर आता है हमेशा 2। सर एक तो जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जिसमें सर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक होती है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। दोस्तों यह पूरी तरीके से सही नहीं है। एक्चुअली में बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं। किसी शाखा में हम लोग लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे, एक स्पेशल ब्रांच है। बहुत बढ़िया। जैसे आप लोग जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर भी अलग अलग ऑर्गन्स के होते हैं ना। कोई टीथ के डॉक्टर होते हैं, कोई लीवर के होते हैं, कोई किडनी के होते हैं, कोई हार्ट के होते हैं। तो बायोलॉजी की अलग अलग शाखा है। कोई शाखा ऐसी है जिसमें केवल किडनी का अध्ययन करेंगे, कोई शाखा ऐसी है जिसमें लीवर का अध्ययन करेंगे, कोई शाखा ऐसी है जिसमें प्लांट में जड़ों का अध्ययन करेंगे। बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। तो दोस्तों शाखाओं की संख्या आप लोग बता नहीं सकते हो, बहुत सारी शाखाएं हैं। फिर भी हम लोग बायोलॉजी को 3 ब्रांच यानी 3 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। सर कौन सी है वो 3 शाखाएं? सबसे पहली है दोस्तों जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। दूसरी है दोस्तों बॉटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और तीसरी है आप लोगों की माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। सर इस शाखा में किसके बारे में पढ़ते हैं? दोस्तों जू किसको बोलते हैं? आपके शहर में भी होगा, जहां पर जब आप लोग जाते हो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन। इस शाखा में केवल हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग जंतु के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग आगे चल के अभी पता पड़ेगा कि हम भी एक प्रकार के एनिमल ही है, जंतु है। तो हमारे बारे में भी जो भी पढ़ोगे आप लोग, वो इसी शाखा में पढ़ोगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पादप है, उनका अध्ययन करेंगे हम लोग इस शाखा में। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। आप लोगों को दोस्तों पता नहीं होगा, अब आप लोगों को लगता है जीव कौन है? आप जीव है, मैं जीव हूं, चिड़िया है, लोमड़ी है, गाय है, भैंस है, शेर है। लेकिन इस पूरे पृथ्वी पे कुछ जीव ऐसे भी है जो हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं वो। तो उन सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, वो हम लोग इस शाखा में करेंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आ गया दोस्तों? क्लियर है? मेरे को नहीं लगता यहां तक एक बच्चा बोल रहा है सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो मतलब मैं पढ़ाऊं नहीं क्या? तो भाई देखो, मैं पढ़ा सबको रहा हूं। जो मेरे साथ में मेहनत करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा यार। कोई कंपटीशन वगैरह कोई नहीं बढ़ाता है। मेरा काम है आप लोगों को अच्छा पढ़ाना, आपके साथ में मेहनत करना। अगर आप मेरे साथ में मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? वो सब सिलेक्शन लेना या ना लेना सिर्फ आप पे डिपेंड है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बस मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकता हूं। जो मेरी बात को फॉलो करेगा, अच्छे से डेली पढ़ाई करेगा, उसका होगा सिलेक्शन। बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार हम लोग बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को, एक बार सिलेबस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई बार आपने देखा होगा, जब भी आप लोगों ने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ी होगी या कोई बुक में देखी होगी, तो कोई बुक ऐसी होती है जहां पर सेल यानी कोशिका से शुरू करते हैं। कोई बुक देखी होगी जिसमें जीवों का वर्गीकरण से कोई शुरू करता है, कोई पाचन तंत्र से पढ़ाता है, कोई कहां से पढ़ाता है। आज तक समझ में नहीं आया सर जीव विज्ञान को पढ़ने का सही क्रम क्या होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जो हम है वो किससे मिलके बने हुए? बस सर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हुए, बहुत सारी सेल। तो सर सेल से स्टार्ट कर दो, कोशिका से।
नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को वह क्रम फॉलो करूंगा जिससे आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान बहुत आसान लगे। आप मुझे एक चीज बताओ, आप खुद की बॉडी में क्या क्या देख सकते हो? मुझे एक चीज बताओ, क्या क्या देख सकते हो? आपकी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, क्या क्या देख सकते हो? सर मैं दांत देख सकता हूं, सर मैं त्वचा देख सकता हूं। जो लीवर है आपका, क्या वो देख सकते हो कि नहीं देख सकते? किडनी देख सकते हो कि नहीं देख सकते? आप लोगों को सोनोग्राफी वगैरह करवानी पड़ेगी। तो जो चीज हम लोग देख सकते हैं, जिसको जो डेली लाइफ में देखते हैं, पहले हम लोग उनको करेंगे तो चीजें आसान होगी ना। तो मैं आप लोगों को वह क्रम बताऊंगा जिससे बायोलॉजी पूरी आप लोगों के दिमाग में घुस जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण का मतलब जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, किसकी मात्रा कितनी आवश्यक होती है। आगे बात समझ में? अगर किसी की मात्रा ज्यादा ले ली तो क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा पी लिया तो क्या हो जाएगा, कम पी लिया तो क्या हो जाएगा, दाल ज्यादा खा ली तो क्या हो जाएगा, कम खा ली तो ये। तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा पोषण होगा। दूसरा है दोस्तों पाचन तंत्र। जब कोई भी आप लोग भोजन खाओगे तो उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, पाचन होता है। पाचन का मतलब वह सरल पदार्थों में टूटता है। तो इस सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे अंग हैं जो मिलके एक साथ कार्य करते हैं। तो उन अंगों के बारे में पढ़ना है, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। दोस्तों बात क्लियर है क्या? ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम लोग ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे। वेरी गुड। उसके बाद में दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, यानी कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि रक्त का परिसंचरण कराएंगे, सर्कुलेशन कराएंगे। ब्लड कैसे, हार्ट का क्या योग, इसमें आप लोगों का हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हृदय के बारे में, अलग अलग रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे जिनसे रक्त प्रवाहित होता है। ओके। इसके बाद में दोस्तों कंकाल तंत्र, हमारी बॉडी का जो कंकाल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा कंकाल किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। हड्डियों को आपस में जो जोड़ने वाले होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र यानी उन अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क वगैरह सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। सर अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स बनते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। इन केमिकल्स को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। कोई हार्मोन होगा जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, कोई हार्मोन होगा जो आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, कोई हार्मोन आपको स्ट्रेस से बचाएगा। सब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों कोशिका मिलकर बनाती है टिश्यू यानी उत्तक, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जीव प्रजनन कैसे करते हैं, कोई भी जीव हो, सारे जीवों के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली में प्रजनन कैसे करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। उसके बाद में जितने भी रोग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों पूरी हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। सर एनसीईआरटी फॉलो करने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हमारा एक चैप्टर है तो कोशिका के बारे में कुछ बातें क्लास 9वीं की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कुछ क्लास 7वीं की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कुछ 6ठी की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो जब हम लोग पढ़ लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये पहली फ्री क्लास है शुभम जी, ये पहली फ्री क्लास है। जो निर्माण बैच है हमारा, जो 8 जनवरी यानी कल से शुरू होने वाला है, इसकी एक ऐसे ही फ्री डेमो क्लास है। आगे बात समझ में? चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। आगे बात समझ में? चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में कि सर न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व क्या होता है। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताएंगे पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। कोई हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, कोई हमारी बॉडी में कोई अलग कार्य करेगा। तो जब भी हम लोग भोजन लेते हैं उससे अलग अलग सब्सटेंस यानी पदार्थ मिलते हैं जिनका हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व बेसिकली क्या है? पोषक तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से जीवों को यानी किसी ऑर्गेनिज्म को क्या क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है, जिनसे उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये पदार्थ बहुत जरूरी है। सर कुछ उदाहरण बताइए ना। कुछ क्या, बहुत सारे हैं। जैसे आप लोग जब भोजन लेते हो, क्या भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? बिल्कुल सर, मुझे तो पता ही नहीं कौन से भोजन में होता है, अभी सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों प्रोटीन इसका उदाहरण हो गया, विटामिन इसके उदाहरण हो गए,
खनिज इसके उदाहरण हो गए। जो आप लोग दूध दही वगैरह कहते हो उसमें फैट भी होता है, वसा, वसा भी इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यह है कि सर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, आवश्यकता कितनी है। ठीक है, तो देखिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है या क्यों आवश्यक है दोस्तों, इस चीज को, इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, पोषक तत्व एक तो हम लोग देखेंगे उनके कार्य के अनुसार कौन से पोषक तत्व का क्या कार्य है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात देखेंगे हम लोग उनकी मात्रा के अनुसार, किसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, किसकी मात्रा कम चाहिए। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो कार्य के अनुसार हम लोग देखते हैं तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बहुत सारे पोषक तत्व बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना स्टार्ट कर दीजिए उनमें से कौन से जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं आपको बताऊं, जो भी आप लोग भोजन लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है ना, इससे हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हालांकि एनर्जी प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य एनर्जी देना नहीं है, उसका कुछ और कार्य भी बात करेंगे। ये दो जो आपके पोषक तत्व होते हैं, इनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है या हम लोग एनर्जी के लिए इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे भोजन में, उससे तो हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे आप लोग जब भोजन करोगे उसके हो सकता है तुरंत मिल जाए, हो सकता है 5-6 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद। दोस्तों जो आप लोग फैट खाते हो तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो अगर आप लोग किसी दिन भोजन नहीं कर रहे, तो एक दिन खाना नहीं खाया हमने, ऐसा तो है नहीं उस दिन हम लोग मर जाएंगे, तो फिर उस दिन बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रही है, तो आपकी बॉडी में जो फैट यानी वसा संग्रहित है वो आप लोगों को एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग करते हैं। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, गलती से कभी हमारे यहां पर चोट लग जाएगी तो कुछ दिन बाद में देखोगे वो घाव आप लोगों का भर जाएगा, आपकी स्किन वैसी की वैसी हो जाएगी। बोलो, क्या हमारी बॉडी की रिपेयरिंग हो गई, क्या मरम्मत हो गई, क्या बॉडी की वापस बिल्डिंग हो गई क्या? तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि बॉडी की बिल्डिंग करते हैं, शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारी ग्रोथ ज्यादा कब होती है, जब हम लोग बच्चे होते हैं, जब ज्यादा ग्रोथ होती है, ये एडल्ट होती है तब ज्यादा ग्रोथ होता है। एडल्ट की तो ग्रोथ हो चुकी है, बच्चे की दोस्तों ग्रोथ, बच्चे में इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का, तभी तो वो बड़ा बनेगा, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं, संरक्षी होते हैं, हमारी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बीमारी से। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे कौन से पोषक तत्व है, जितने भी विटामिन है और जितने भी मिनरल्स है, खनिज। सर खनिज का मतलब क्या है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। आई बात समझ में क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोषक तत्व समझ में आया होगा, कौन से पोषक तत्व का क्या कार्य है। समझ में आया तो यस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अब मात्रा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमाउंट, किसकी मात्रा हमको ज्यादा चाहिए, किसकी मात्रा हम लोगों को कम चाहिए। आ जाओ, तो दोस्तों कुछ पोषक तत्व है जिनकी मात्रा हम लोगों को कम चाहिए, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी माइक्रो पोषक तत्व, जिनकी मात्रा हम लोगों को कम चाहिए, माइक्रो। और कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हम लोगों को ज्यादा चाहिए, उन्हें बोलेंगे हम लोग मैक्रो। सर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट उनके बोलेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, प्रतिदिन जिनकी आवश्यकता mg में चाहिए होती है, मिलीग्राम में, 1 mg, 2 mg, 50 mg, 30 mg। और मैक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग उनको बोलेंगे, उन पोषक तत्वों को बोलेंगे जिनकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, ग्राम्स में चाहिए होती है, 100 ग्राम चाहिए दिन में, 200 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए। आगे बात समझ में? तो चलिए एक बार पहले इसको और इसको और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे, जिनकी आवश्यकता कम है। कम का मतलब प्रतिदिन mg में चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन इसी का उदाहरण है, क्योंकि इसकी मात्रा प्रतिदिन mg में चाहिए होती है, ज्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो भी इसी का ही उदाहरण है, क्योंकि इसकी भी मात्रा कम चाहिए होती है। फिर सर मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी मैक्रो पोषक तत्व के उदाहरण क्या है? मैक्रो पोषक तत्व उनको बोलेंगे जिनकी मात्रा हम लोगों को ज्यादा चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट, आप लोगों को प्रतिदिन एक एडल्ट बॉडी की बात करें लगभग 300 ग्राम चाहिए।
हालांकि वेरी करता है आपकी रोज दिनचर्या के आधार पर। अगर आप लोग बहुत ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है आप लोगों को ज्यादा की आवश्यकता हो। तो देखो प्रतिदिन किसमें चाहिए, ग्राम में। ज्यादा है ना काफी, तो इनको हम लोग बोलेंगे मैक्रो। ठीक है दोस्तों, फैट वसा भी इसी का उदाहरण हो गया। दिन में प्रतिदिन 50 से 80 ग्राम आप लोगों को चाहिए। प्रोटीन भी आप लोगों को ज्यादा चाहिए। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बॉडी वेट पे डिपेंड करती है प्रोटीन की मात्रा। अगर किसी का बॉडी वेट ज्यादा है तो उसको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी मसल्स वगैरह ज्यादा है ना। ठीक है, तो कुल मिला के भी जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, निश्चिंत रहिए। पानी भी आप लोगों को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर चाहिए। अगर आप लोग इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 5 से 6 किलोग्राम हो गया, यानी 5000 से 6000 ग्राम। तो क्या ये आप लोगों का मैक्रो पोषक तत्व है क्या? बिल्कुल सर, ये मैक्रो पोषक तत्व है। दोस्तों इसी पे एक क्वेश्चन अभी आप लोगों का पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। बताओ निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? बताइए। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। बताएंगे आप लोग? बताएं कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, कौन सा मैक्रो नहीं है। यानी माइक्रो के बारे में पूछा है। माइक्रो किसको बोलते हैं? जिनकी आवश्यकता हम लोगों को काफी कम है, प्रतिदिन जिनकी मात्रा mg में चाहिए होती है। विटामिन और मिनरल्स इसके उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी 14 सितंबर को पूछा गया, बताएंगे 2022 वाली शिफ्ट में। दोस्तों कौन से भोजन को आप लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलोगे? जो बॉडी की बिल्डिंग करता है। कौन करता है? अभी मैंने बताया था, याद है? भूल गए? तो दोस्तों ऐसा भोजन जो कि जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। तो जो प्रोटीन से भरपूर भोजन है उसे हम लोग बोलोगे। जैसे मटर में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उन्हें हम लोग शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग जानते हैं। चलिए बताइए, मैंने आपको कुछ बात बताई, आप ही बताओ कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताओ। भूल गए क्या? तो इससे क्या मिलती है आपको? एनर्जी मिलती है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएगा? सर ये ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है। क्या सही बात है क्या? बताएं, भूल गए? अरे अभी तो बताया, इतनी जल्दी भूल भी गए। चलो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो दोस्तों आप लोगों को मिलती है 4.1 से 4.5 किलो कैलोरी, या आप लोग इसको लगभग 4 किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। क्या? कि सर कई जगह तो कैलोरी लिखा होता है और हम लोग दोस्तों किलो कैलोरी बोलते हैं। सर ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपकी माताजी ने आपको बोला कि बेटा गेहूं ले आ। आपने पूछा माताजी कितना लेके आऊं? बोले चल 1 लिया तो। इसका मतलब आप क्या समझोगे? ईमानदार की बात बताओ। हो सकता है माताजी 1 किलो के लिए बोल रही हो या 1 कट्टे के लिए बोल रही हो, जैसे भी आपके डेली रूटीन में जो आता होगा उस प्रकार से आप लोग उसको कनेक्ट कर लोगे। बोलो हाँ या ना। अब ऐसा थोड़ी आप मार्केट में जाओगे, गेहूं का 1 दाना ले आओगे और माताजी को बोलोगे कि माताजी आपने 1 बोला था भैया, माताजी पिटाई कर देगी, ध्यान रखना। बोलो। तो ये कॉमन सेंस है। ये जो मान है बहुत कम है। एक्चुअली में जो मान है वो ये है, लेकिन आपको पता है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी कि हमको कितनी आवश्यकता है? 2000 कैलोरी। बेसिकली वो किलो कैलोरी होता है, वो किलो, लेकिन हम देसी भाषा में या जनरलाइज वे में कैलोरी 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 बोलते रहते हैं। कौन इतना बड़ा बोले किलो कैलोरी किलो कैलोरी? ठीक है, तो एक्चुअली में वो किलो कैलोरी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, अभी भी मैंने बताया 300 ग्राम होती है प्रतिदिन। एक एडल्ट, एक वयस्क की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब बात आती है कि सर कार्बोहाइड्रेट करता क्या है हमारी बॉडी में, इसके क्या क्या कार्य है। आइए, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या है? ये हम लोगों को देगा एनर्जी। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में सुबह सब्जी कुछ बनी,
हो सकता है शाम को दाल बन गई हो या कोई दूसरी सब्जी बन गई हो, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है हमारे भोजन में, रोटी बनती ही बनती है। बोलो हां या ना। आप बोलोगे नहीं सर, रोटी की जगह कई बार चावल बन जाते हैं। ठीक है, चावल बन जाते हैं, ये चीज कॉमन रहती है ना। तो रोटी किससे बनी होती है? अनाज से। हो सकता है आप गेहूं की रोटी खाते हो सकता है जौ की खाते हो सकता है बाजरा की खाते हो। तो दोस्तों जितने भी अनाज है ना, हम लोग डेली खाते हैं। क्यों? क्योंकि इन अनाज से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए, दिन में 300 ग्राम चाहिए। इसलिए हम लोग, रोटी तो हमारी कॉमन है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी हमको और भी पोषक तत्व से मिल सकती है, लेकिन हम लोगों की जो डिपेंडेंसी होती है, जो मेन हम लोगों को लेना है, वो यही लेना है। सर क्यों? सर हमको तो फैट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है कुछ एनर्जी, फिर ये क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इजीली डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलिए दूसरी बात करते हैं, सर इसका जनरल फॉर्मूला। दोस्तों इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये। सर ये क्या है इसका सामान्य सूत्र? सब छोड़ो, आप लोग ध्यान से देखो, सी के आगे लिखा हुआ है एक्स। दोस्तों मैथ्स में आप लोग अगर किसी संख्या को एक्स मानते हैं तो उसका कोई ना कोई तो मान आता होगा। 1 2 3 4 5 6 10 20 100 कुछ ना कुछ तो आता होगा। बिल्कुल, यहां पर लिखा हुआ है H2O और इसके आगे Y, यानी ऑक्सीजन की भी कुछ संख्या है, हाइड्रोजन की भी कुछ संख्या है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन, पहली महत्वपूर्ण बात। और कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होता है, आप लोग बोलोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन हो गए, तो आप लोग बोलोगे ये फिक्स नहीं है। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में इनकी संख्या अलग अलग होती है, इसलिए मैंने इधर एक्स लिख दिया, इधर वाई लिख दिया। किसी कार्बोहाइड्रेट में 6 होगा, किसी में 12 होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन यह बात आप लोगों की क्लियर है कि दोस्तों ये जो तीनों हैं आप लोगों के, 3 तत्व आप लोगों के पाए जाते हैं। दोस्तों बताइए, मजा आ रहा है क्या? अरे मैं आपको बोल रहा हूं, विज्ञान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। सिलेक्शन से जो रोक सकता है वो केवल आप खुद हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे फालतू, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आराम से अपना पढ़ाई कर रहे हूं, कमेंट में ध्यान दे ही नहीं रहे। क्या मैं दे रहा हूं? क्या कमेंट में ध्यान मैं दे रहा हूं? क्या बताऊं? अगर मैं कमेंट में ध्यान देने लग गया ना, तुम्हारा 10 साल में सिलेबस नहीं करवा पाऊं मैं, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट मुझे पढ़ाना है, जो एग्जाम में आएगा उस पर ध्यान देना है। जो बच्चे हैं वो, जो सीरियस स्टूडेंट है वो मेरी बात सुन रहे हैं, बाकी सर पीडीएफ मिलेगी, इसको सर ब्लैक कर दो, सर लड़की की जगह लड़का लगा दो, सर बच्चा लगा दो, इनका ध्यान इधर जा रहा है। इनका ध्यान इधर नहीं जा रहा, इनका ध्यान जा रहा है इधर। अरे सर बॉडी है। दोस्तों इधर ध्यान नहीं देना। देखो भी मैं ये समझा रहा हूं, इधर तो ध्यान दिया नहीं। एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भाई साहब नीरज सर ने जो एक फोटो लगाई थी पढ़ाते समय, वो लड़का था या लड़की थी। तो आप समझिए इस चीज को, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्लियर है क्या? आ जाओ। सर कार्बोहाइड्रेट मेरे को मिलेगा कैसे? सर ये तो बहुत जरूरी है। मिलेगा कैसे? तो कैसे मिलेगा आप मुझे बताओ, इसके सोर्स बताओ, कहां कहां से मिलता है? बहुत जगहों से मिलता है। चलिए दोस्तों, अनाज जो होते हैं, ग्रेन्स, उनमें पाया जाता है। चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, जौ हो, मक्का हो, उनमें आप लोगों को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप लोग फल खाते हैं, चाहे वो एप्पल खाए, चाहे ऑरेंज खाए, उनमें भी आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो सब्जी आप लोग खाते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू, मटर, गाजर। ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों जो दलहनी फसलें होती है ना, जैसे मूंग, चना, दाल, इनमें भी आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट होता है। सर मैंने तो पढ़ा था दाल में, चना में प्रोटीन होता है। बिल्कुल सही पढ़ा है। तो जरूर थोड़ी कि अगर किसी से प्रोटीन मिल रहा है तो केवल प्रोटीन ही मिलेगा, उससे भैया कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है, उनमें कुछ विटामिन भी होते हैं। अब जो दूध आप लोग पीते हैं उसमें क्या क्या होता है पता है आपको? कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, फैट भी होता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसीलिए दूध को किसकी उपाधि दी गई है? अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। दूध को किसकी उपाधि दी गई है? मिल्क को। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट।
इसलिए रोज दूध पिया करो। वो क्यों बोला जाता है, दूध में सब मिल गया आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जो डेयरी उत्पाद होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, वेरी गुड। और दोस्तों जो आप लोगों के स्वीट फूड्स होते हैं ना, जैसे आप लोग शहद खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, इसमें भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। दोस्तों मजा आ रहा है, नहीं आ रहा कंटेंट में? तो भाई साहब दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है, ऐसे हवा में उड़ के नहीं आता मैं। तो एक ही चीज पे मैं खेलता हूं, मेहनत करता हूं, वो कंटेंट है। कंटेंट 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 कंटेंट। आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आपको ईमानदारी से लेना है, अगर झूठी तैयारी कर रहे हो तो भूल, उसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग सही में तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपना सारा ध्यान आप लोग अपने कंटेंट पे रखो कि यार मेरे एग्जाम का सिलेबस ये है, ये कंटेंट है, सर पढ़ा रहे हैं। तो जितना ध्यान आप लोग इस पे रखोगे, इसको जितना बार बार रिवाइज करोगे उतना बेहतर है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का। और रही बात दोस्तों ग्रुप डी 2022, अभी जितने भी एग्जाम होगा ना, वो तो मैं आपको 20 दिन में क्वालिफाई करा दूंगा, 20 दिन में एग्जाम पास करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को पहले अच्छे से पूरा समझना जरूरी है। 20 दिन में करा दूंगा मैं बस ये बता रहा हूँ, लास्ट अंतिम 20 दिन में। लेकिन दोस्तों एक बार जब तक पूरी साइंस पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को फिर कोई सा भी एग्जाम हो जीवन में, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के टाइप। दोस्तों सारी कार्बोहाइड्रेट एक जैसी नहीं होती है। बोलो मैं समझ पा रहा हूं? कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है काफी सिंपल होती है, सरल होती है। मतलब जैसे ही हम लोग उनको खाएंगे, उनसे तुरंत हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी जटिल होती है। जब हम लोग खाएंगे उसका पहले पाचन होगा, फिर उससे एनर्जी मिलेगी। कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और भी जटिल होती है, खाएंगे उसका बहुत पाचन करना पड़ेगा, तब जाके उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को मिलेगी। सर इसको एक उदाहरण से समझाइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलिए दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, आप मुझे कोई एक सेंटेंस बोलो इंग्लिश में, एक सेंटेंस बोलो आप मुझे कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य बोलो इंग्लिश में। अरे कुछ तो बोल दिया करो सर को, सर आई लव यू, सर यू आर सो स्मार्ट, सर यू आर ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं गुरुजी की कभी तारीफ कर दे। मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, लेकिन भाई झूठी कर दो। आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कोई भी सेंटेंस आप बोलोगे, जैसे आपने मुझे बोला यू आर ब्यूटीफुल। अरे क्या बात है भाई साहब, खुश कर दिया आज तो तुमने मुझे। दोस्तों क्या ये एक सेंटेंस है क्या एक वाक्य है क्या? बिल्कुल सर। दोस्तों ये वाक्य किससे मिलके बना हुआ है? सर ये 3 शब्दों से, 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं सेंटेंस यानी वाक्य और वर्ड्स यानी शब्द, इनमें ज्यादा सरल कौन है? सरल कौन है? दोस्तों शब्द मिलके सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, ये तो बहुत चीजों से मिलके बना हुआ है। आगे बात समझ में? तो आप लोग बोलोगे सर इससे सिंपल है शब्द। अब दोस्तों कोई शब्द आपने उठाया आर, ये किससे मिलके बना हुआ है? ए से, आर से, ई से, अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर से मिलके बना हुआ है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 3 लेटर से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ड यानी शब्द और लेटर यानी अक्षर में और सिंपल कौन है? आप लोग बोलोगे सर ये सिंपल है, ये इसके मिलने से आप लोगों का कोई शब्द बन रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये भाई साहब सूरज जी क्या बोल रहे हैं? यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। अरे भाई साहब सूरज जी यार आपने तो बेइज्जती कर दी मेरी। हैं चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो दोस्तों कुछ मैं यहां पर लिख रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर यानी लेटर ए, एल, आई, ओ, वी, यू, वाई, ई। दोस्तों आपको मैंने कुछ लेटर दिए, इससे मिलके कुछ आप लोगों को शब्द बनाना है। इन लेटर का इस्तेमाल करते हो, बताओ कौन सा बनाओगे? आई, वाई, एल, इल, ऐसा कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं। ए सर मैंने सुना था, अरे वो हमारी देशी भाषा, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। ए, वो ए। अरे आप कुछ बताओ, देखो मेरे को तो एक चीज दिख रही है क्या? एल ओ वी ई, लव, प्यार। क्या बात है दोस्तों, और कुछ शब्द बना सकते हो क्या? वाई ओ यू, यू, अरे क्या बात है। अब मुझे बताओ इसका इस्तेमाल करके और इनका इस्तेमाल करके कुछ वाक्य बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? तो आई लव यू,
तो आई लव यू। अगर मैं बोलूं इसमें सबसे सिंपल क्या है, सर इसमें सबसे सिंपल यानी सबसे सरल ये है। अगर मैं बोलूं कि इसके बाद में फिर सर ये थोड़ा सा जटिल है और ये और भी जटिल है, तो सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट भी ऐसी होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सरल होती है इनकी जैसी, कुछ थोड़ी जटिल होती है और कुछ और जटिल होती है। मजा आया या नहीं आया, बोलूं हां या ना, बोलूं हां या ना, आया? चलिए, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की कौन सी, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होती है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे सिंपल, सबसे सरल, सरल 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 सरल, ठीक है। दोस्तों डाइसैकेराइड ऐसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो दो मोनोसैकेराइड से बनी हो, जो दो मोनोसैकेराइड से बनी हो। अरे भाई साहब क्या बात है सर, आपसे बात कैसे कर सकते हैं? माना भाई साहब आपने आई लव यू बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कुछ बहुत आगे नहीं बढ़ रहे कि तुम आ जाओ। और दोस्तों एक होती है पॉलीसैकेराइड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जो कि ऐसी 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हो। सर एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहली चीज कि ऐसे कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड के उदाहरण। तो तीन एग्जांपल्स, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो मोनोसैकेराइड को आप लोग मान लो एक छोटा सा, ये मान लो बिल्कुल सिंपल एक बॉल मान लो, एक बॉल मान लो, सिंपल बॉल्स मान लो। डाइसैकेराइड क्या है, जो दो बॉल से मिलकर बनी है, हो सकता है ये मिली बनी हो सकता है ये है ना, देखो ये आगे बात समझ में। और पॉलीसैकेराइड जो बहुत सारी बॉल से मिलकर बनी हो, बहुत सारी सिंगल बॉल से मिलकर, जैसे ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। आ रही है बात समझ में? चलिए दोस्तों मोनोसैकेराइड के तीन उदाहरण है। पहला है ग्लूकोज, सुना है क्या आपने? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? भूल गए भाई साहब। अरे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? क्यों चढ़ाया जाता है आपको पता है क्या? ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी। तो सर ये क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, वो भोजन करेगा, उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति है वो, तो उसको सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे दी जिससे तुरंत उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। इससे क्या इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी क्या? बहुत बढ़िया। दूसरा है दोस्तों फ्रक्टोज, ये भी एक बहुत सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तीसरा है दोस्तों गैलेक्टोज। क्या तीन एग्जांपल आप लोग ध्यान रख लोगे क्या? कोई ट्रिक बताऊं क्या? बस इसलिए तो फंसते हो ट्रिक के चक्कर में, सर हमको कोई ट्रिक बता दो, इसमें भी ट्रिक चाहिए तुम्हें। ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। आ जाओ दोस्तों, डाइसैकेराइड किसको बोलते हैं? जो कि दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, कुछ फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, कोई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। तो देखो सबसे पहला उदाहरण दोस्तों सुक्रोज, दूसरा उदाहरण लैक्टोज और तीसरा उदाहरण माल्टोज। सर आपने इस सुक्रोज को डाइसैकेराइड क्यों बोला? क्योंकि देखो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई है। क्या ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है? देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है? बिल्कुल। सर लैक्टोज को आपने डाइसैकेराइड क्यों बोला? क्योंकि क्या ये दो से मिलकर बनी है क्या? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, बिल्कुल। और दोस्तों एक है आप लोगों की माल्टोज। सर इसको क्यों बोला डाइसैकेराइड? क्योंकि ये भी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो एग्जाम में पहले तो उदाहरण ध्यान रह जाएंगे तीन, सुक्रोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज, सॉरी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, इसके उदाहरण बताएं दोस्तों। स्टार्च, आप लोग अनाज वगैरह खाते हो ना, उसमें यही वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर जब आप लोग खाओगे इसका पाचन होगा। आप ऐसे समझो दोस्तों, एक ऐसे समझो स्टार्च है ना, बहुत सारी मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। ऐसे समझो बहुत सारी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, ऐसे बहुत सारी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो जब आप लोग खाओगे इसका पाचन होगा, फिर आपको क्या मिलेगी? ग्लूकोज मिलेंगे। सरल, आ गई बात समझ में? आ गई, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्यूलोज। ये भी एक आपकी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन।
तो अब चर्चा करें एक एक के बारे में, एक एक के बारे में चर्चा करें। चलिए दोस्तों पहले इनको समझते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? सर इस क्लास के बारे में बताइए दोस्तों, शायद किन्हीं बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। हमारा जनरल साइंस फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम के लिए शुरू हो रहा है कल से, जिसका नाम है निर्माण बैच। ठीक है, निर्माण बैच। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका मुझे एक डेमो चाहिए, तो आज बेसिकली इसकी एक डेमो क्लास यहां पर है और कल से फिर ये आप लोगों का वहां पर शुरू होगा। आ गई बात समझ में? क्लास की टाइमिंग रहेगी डेली 1 PM, ऐप पर चलेगी, साइंस मैग्नेट ऐप पर। ठीक है, प्राइस दोस्तों 799 है, आप कोड यूज कर लीजिएगा, NY200, 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? सर मेरे को यूट्यूब पे भी कुछ कराओगे क्या? यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है कंटेंट आप लोग देख लो, बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ। एक बार आप लोगों को अच्छे से पढ़ लो, जुड़ लो, मजा आप लोगों को आ जाएगा। जो बच्चे जुड़े थे 2024 में, आप उनसे पूछ लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि जुड़ो भाई, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको तैयारी करनी है तो यार करो। मैं आप लोगों को बस ये गारंटी दे सकता हूँ, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। रेलवे में साइंस का इकलौता ऐसा टीचर जो 7-8 साल से कंटिन्यूसली आपके साथ में मेहनत कर रहा है। ऐसे नहीं जब भर्ती आती तब उठा के आ जाता हूं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा मोनोसैकेराइड के बारे में समझ ले। चलो जल्दी लिख के बताओ, मोनोसैकेराइड के 3 एग्जांपल बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं याद है नहीं है, भूल गए। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, जल्दी 3 बताओ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज के बारे में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ग्लूकोज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट तो है, तो इसमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। संख्या पूछे तो दोस्तों इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। सर शुगर कहां से आ गया? अभी मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट को शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जी सर। दोस्तों जब आप लोग भोजन करते हो, कोई सी भी कार्बोहाइड्रेट लो, जब उसका डाइजेशन होता है तो आप लोगों को कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? जो सबसे सिंपल है, सरल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। लास्ट में दोस्तों फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाती है और अल्टीमेटली हमारे ब्लड में आ जाती है। तो ब्लड में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? ये वाली। इसीलिए इसे ब्लड कार्बोहाइड्रेट, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बोला जाता है ना जूस पिया करो, फलों का जूस, क्योंकि उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जिससे आप लोगों को तुरंत क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है आप लोगों को। अब कोई व्यक्ति को मान लो पसीने आ गए, कुछ तबियत खराब हो गई, क्या बोलते हो उसको? जूस लेके आओ, उसके लिए जूस लेकर आओ। कभी बोलता है उसको कि कोई व्यक्ति के मान लो बेहोश होने वाला है वो, अरे भाई साहब इसके लिए पनीर टिक्का लेके आओ। कभी सुना है? कभी सुना है इसके लिए यार दाल पकवान लेकर आओ? कभी सुना है इसके लिए रोटी और उसकी पनीर की सब्जी लेकर आओ? सुना है? नहीं। क्या बोलते हैं? जूस लेकर आओ, जूस लेकर आओ, क्योंकि जूस में ग्लूकोज पाया जाता है, जिससे आप लोगों को तुरंत एनर्जी मिलेगी बॉडी को। आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गैलेक्टोज। सर इसका फॉर्मूला बता दिया, इससे क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ भी नहीं है, इसका भी बताएंगे दोस्तों। इसका भी फॉर्मूला यही होता है। और दिमाग खराब हो गया सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो गैलेक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। सर गैलेक्टोज के बारे में बताओ दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो, पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था लैक्टोज, लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यानी अगर आपने कोई भोजन लिया और अगर उसमें यह वाली कार्बोहाइड्रेट है, जब इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा। क्या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या तो मैं बोल सकता हूं क्या लैक्टोज के डाइजेशन से, पाचन से हम लोगों को ये वाली कार्बोहाइड्रेट मिलती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रक्टोज। सर इसका भी फॉर्मूला यही है। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो स्वाद होता है ना, काफी मीठा होता है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें सबसे मीठी, स्वीटेस्ट जो होती है वो यही होती है। तो मुझे बताओ ये वाली कार्बोहाइड्रेट कहां पे मिलेगी? कॉमन सेंस लगा के बताओ। आप ऐसी क्या चीज खाते हो जो मीठा लगता है आप लोगों को? चावल मीठे लगते हैं? वो तो चीनी मिलाते हो तब लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। रोटी खाते हो मीठी लगती है, सब्जी खाते हो मीठी लगती है? नहीं। लेकिन फल खाते हो मीठे लगते हैं, इसका मतलब फल में ये वाली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, इसको केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, मीठा होता है ना, तो उसमें ये वाली कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी भी
कार्बोहाइड्रेट नेचुरली पाई जाती है, नेचुरली जितनी भी शुगर पाई जाती है उसमें सबसे मीठी कौन सी है? यही है। ना ग्लूकोज है, ना गैलेक्टोज है, ना माल्टोज है, ना कुछ है, ये सबसे मीठी है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। सर आपने मुझे बताया कि इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। सर अगर तीनों के फॉर्मूला ही समान है तो तीनों एक जैसे ही तो होने चाहिए, इनका नाम अलग अलग क्यों है? दोस्तों चलो मुझे बताओ, आपके पास में कितने कान हैं? कमेंट करके बताओ। चलो एक यहां से बच्चा पकड़ लेते हैं, गोकुल नाम का बच्चा, गोकुल नाम का बच्चा इधर पकड़ लेते हैं। गोकुल जी बताना आपके कितने कान हैं? कितने कान हैं आपके? 2 कान है। बहुत बढ़िया। तो कान की संख्या गोकुल जी के पास में 2 है। गोकुल जी आपके पास में हाथ भी 2 होंगे। गोकुल जी आपके पास में पैर भी 2 होंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति लेते हैं, राकेश जी। राकेश जी को मैंने लिया। राकेश जी के पास में कान की संख्या कितनी है? 2 है। हाथ की संख्या इनके पास भी 2 है और पैर की संख्या इनके पास भी 2 है। तो भाई साहब भी नाम अलग अलग क्यों रखा? एक का गोकुल, एक का राकेश, एक का नीरज, एक का सुप्रिया, एक का नेहा, एक का अपूर्वा, एक का अंजलि, एक का खुशबू। ऐसे नाम क्यों रखे भाई साहब? क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आप बता दोगे कि भाई साहब ये रमेश है, ये सुरेश है, ये गुलेश है। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्तों, इनके फॉर्मूले समान है लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। सर जैसे ग्लूकोज का ये है, सब कुछ ध्यान रखना है कि नहीं, बस ये देखो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे देखो इसमें कार्बन ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं, इसमें कैसे जुड़े हुए हैं, इसमें कैसे। तो दोस्तों ऐसे जिनके फॉर्मूला तो समान होते हैं, जिनके सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग आइसोमर। कहां मर? आइसोमर, समावयवी। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए क्या ये तीनों आइसोमर है क्या, तीनों समावयवी है क्या? यस सर, तीनों आइसोमर है, तीनों समावयवी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका। बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, बताए। तो सिंपल सा है, C6H12O6। आगे बात समझ में? तो हमने मोनोसैकेराइड पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड। चलो 3 एग्जांपल बताओ, भी मैंने बताया था, देखते हैं याद है भूल गए, देखते हैं याद है भूल गए। कौन कौन सा बताया था? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। 3 एग्जांपल बताए थे ना? हाँ सर। तो 3 एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था। एक मैंने आप लोगों को बताया था क्या दोस्तों? सुक्रोज। आपने इसको डाइसैकेराइड क्यों बोली थी? क्योंकि ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई। और किससे मिलकर बनी हुई थी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई थी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि दोस्तों सुक्रोज के बारे में सर कुछ विशेष बात बताइए। दोस्तों आप घर में चीनी का इस्तेमाल करते होंगे चाय बनाने में, अलग अलग चीजें बनाने में। तो बेसिकली जो चीनी जो आप लोग खाते हो उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, या वो एक्चुअली में कौन सी शुगर होती है, कौन सी शर्करा होती है? वो सुक्रोज ही होती है। तो अगर जब घर में टेबल होती है ना जिसमें खाना हम लोग खाते हैं, उस टेबल पर आप लोगों को नमक मिलेगा, जनरली नमक। अगर घर में टेबल नहीं है, जैसे हमारे घर में नहीं है, हम बैठ के खाते हैं, तो भाई साइड में कोई डिब्बी में रखा होगा। सिमिलरली अगर कोई मीठा पदार्थ होगा, अगर कोई होगी मीठी चीज, वो कौन सी होगी? यही तो होगी, सुक्रोज ही होगी। तो इसीलिए हम लोग इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। टेबल शर्करा बोल देते हैं इसको, घरेलू चीनी बोल देते हैं, क्योंकि घर में जो शुगर का इस्तेमाल किया जाता है वो यही वाली होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, लैक्टोज। लैक्टोज क्यों एक डाइसैकेराइड है? क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब सर ये वाली कार्बोहाइड्रेट कहां पर मिलेगी? ये वाली कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को मिलती है मिल्क में, यानी दूध में, दूध में। इसीलिए हम लोग लैक्टोज को मिल्क कार्बोहाइड्रेट या मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध शर्करा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम शुगर होता है, शर्करा के नाम से भी जानते हैं, भी बताया ना मैंने। ठीक है दोस्तों, आप चाय पीते हो, अलग अलग भोजन करते हो, मिठाई भी खाते होंगे आप लोग।
हम लोग इतना जीवन में इतना मीठा खा चुके हैं कि अगर गलती से माताजी हम लोगों को दूध में चीनी मिलाना भूल जाए तो पिएंगे, अरे मम्मी फीका दूध दे दिया, अरे फीका दे दिया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली मैं बताऊं, अगर किसी ने आज तक कुछ मीठा खाया नहीं होगा, वो दूध पिएगा ना, उसको दूध भी मीठा लगेगा। क्या दूध में मीठा है तो दूध में कोई कार्बोहाइड्रेट है क्या? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट थोड़ा मीठा होता है। हाँ, ये वाली कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कभी पूछ ले दूध में मीठापन का कारण क्या है, मिठास का कारण क्या है, यही वाली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, माल्टोज। सर ये जो माल्टोज है इसको आपने डाइसैकेराइड क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये चावल में मिलेगी, है ना, और भी कई जगह आप लोगों को मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका तो फॉर्मूला आपने बताया नहीं, कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा? सुक्रोज का जो फॉर्मूला सुक्रोज का है वही लैक्टोज का है, वही माल्टोज का है। तो तीनों के फॉर्मूले ध्यान रखो, C12 H22 O11। ये क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो सूत्र फॉर्मूला तीनों का समान है। क्या है? ये है। चलिए आ जाओ, अब पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें। पॉलीसैकेराइड के बारे में दोस्तों भी बैच के बारे में लास्ट में जानकारी दे दूंगा, अभी आप पढ़ लो। आज आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो। आ जाओ, तो पॉलीसैकेराइड, 3 पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बहुत सारी होती है, 3 के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली ग्लाइकोजन, ओके, दूसरी हो गई आप लोगों की सेल्यूलोज, और तीसरी हो गई आप लोगों की स्टार्च। चलो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। अपना सारा ध्यान आप लोग रखिए ग्लाइकोजन पे। सर ये कैसी कार्बोहाइड्रेट है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो सर ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है कहां पर मिलती है, क्या मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। दोस्तों आपने क्या किया, भोजन किया, भोजन में कार्बोहाइड्रेट थी, जब उसका डाइजेशन हुआ, पाचन होगा, तो आप लोगों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ग्लूकोज एक ऐसी ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है क्या? बोलूं हाँ या ना? अब दोस्तों आप लोग खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो आप लोगों के बॉडी में क्या ग्लूकोज आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, नहीं आता जाएगा? बिल्कुल आता जाएगा। अब आप कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्या ये जो ग्लूकोज है इसका इस्तेमाल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो आपकी बॉडी में क्या ग्लूकोज इकट्ठा होना शुरू कर देगा क्या? तो दोस्तों ये ग्लूकोज जुड़ जुड़ के एक आपका पॉलीसैकेराइड बना लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। और फिर ये आपका स्टोर हो जाता है जाके कहां पर? आपके लीवर में, यकृत में, और आपकी मसल यानी मांसपेशियों में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? ग्लाइकोजन होगा या नहीं होगा? बताइए। अरे समझ रहा हूं। चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम भी एक प्रकार के एनिमल्स ही, एक प्रकार के जंतु हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहां पर होता है? 2 अंगों में होता है आप लोगों के, एक तो लीवर में, यकृत में जाके स्टोर हो जाता है, और हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों में। महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लोगे? जी सर, हम लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर इस वाले के बारे में, बताइए ये सेल्यूलोज कहां पर पाया जाता है? दोस्तों ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, वो आप लोगों को कहां पर मिलती है? प्लांट में मिलती है, पादपों में पाई जाती है ज्यादा। और दोस्तों ये वाली कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं खा सकते। सर क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इसका हमारी बॉडी में डाइजेशन यानी पाचन नहीं होता है। लेकिन जो भी आप लोग अलग अलग जैसे सलाद वगैरह खाते हो, तो उसमें काफी मात्रा में सेल्यूलोज होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग फिर खा ही क्यों रहे हैं, अगर उसका हमारी बॉडी में पाचन नहीं हो, उसमें जो सेल्यूलोज है उसका पाचन नहीं होगा। तो उसका मैं कारण आप लोगों को बताता हूं। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे समझ लो ना, जब दोस्तों सेल्यूलोज नीचे आएगा
तो उसका पाचन तो हो नहीं रहा, तो ऐसे कैसे बाहर जाने की कोशिश करेगा, धक्का देगा धक्का देगा धक्का देगा। तो पेट को साफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है ये। ठीक है, आ जाओ मेजर बात करते हैं। सर प्लांट में बताओ ये कहां पर मिलता है, पत्तियों में मिलता है, कहां पर मिलता है, आ जाओ। दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा, पता भी होगा तो अच्छी बात है। कोई भी जीव हो, आप हो, मैं हूं, चींटी हो, बकरी हो, भैंस हो, शेर हो, कोई भी जीव हो, वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या आप लोग जानते हैं क्या दोस्तों? कोशिका की सबसे आउटर लेयर होती है ना, सबसे बाहरी परत, उसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। हिंदी में बताओ, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में मिलती है, कहां पर मिलती है? उनकी सेल वॉल में मिलती है, उनकी कोशिका भित्ति में मिलती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्लांट होते हैं वो भी तो भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। देखो हम तो लेते हैं उनसे, लेकिन उनके पास में भोजन कहां से आया? वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो उनके पास में जब भोजन बहुत ज्यादा होता जाता है, तो वो होता जाता तो वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है? स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। तो जो आप लोग प्लांट से जो हम लोगों को आलू मिलता है, बैंगन मिलता है, उसमें ये वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर हम लोग जो खाते हैं स्टार्च, फिर इसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। आगे बात समझ में? तो स्टार्च के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है? अभी दोस्तों इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट और है, मैं आपको बताना भूल गया। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर शर्करा के नाम से भी जानते हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है, जितनी भी होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में यही वाली कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, स्टार्च के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था ना, इसमें पूछा गया, भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी एग्जाम देके आए हो ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, आंसर बताइए इसका। मुझे नहीं लगता आपको डाउट आएगा अगर आपने क्लास ढंग से देखिए तो। बताओ जल्दी से बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो चुपचाप से कर रहा हूं इधर, चुपचाप से। आप आंसर बताएंगे तो देखो आपको पता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड होती है, यानी पी में आपका 3 से कनेक्ट कर दूं, इधर बड़ा बड़ा 3 लिख दूं। आपको पता है लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, ये सारी डाइसैकेराइड होती है, तो क्यू को मैं आप लोगों का 1 से कनेक्ट कर दूं। आपको पता है ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सारी एक प्रकार की कैसी कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है, तो आर को मैं 2 से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए बताएं, फलों को मीठा बनाने के लिए कौन सी शर्करा जिम्मेदार है? शर्करा किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ही कॉमन नेम शुगर है, शर्करा, इसको ही सामान्यतः शर्करा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सारी ही कार्बोहाइड्रेट है। किसकी वजह से फलों में मीठापन होता है? फ्रक्टोज की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। देखो ग्लूकोज, दोस्तों जैसे ग्लूकोज बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही हम लोग लेंगे तो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी कोशिकाओं से। तो बेसिकली ये कोशिकाओं को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी किससे? तो पी आप लोगों का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है? तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर रहता है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन में रूप में। तो क्यू आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, तो आर आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, संरचना देता है, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति इसी से तो मिलकर बनी है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों इस बार का क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन किसकी शिफ्ट में आया था? ये 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट। आप में से किसी का था एग्जाम इस दिन? बताओ। कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत उपयोग नहीं किए जाते हैं उन्हें डैश के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो पौधे द्वारा आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। बताओ
कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है? मतलब बोला जा रहा है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और फिर जब जरूरत होती है फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। दोस्तों आ रहा है समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मजा आया नहीं आया? आया? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो आपकी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने जीवन में पहली बार डेमो दिया है। मैंने आज तक डेमो में दिया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट में बताऊं तो। रेलवे एग्जाम 2025 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी पूरे 25 मार्क्स की, साइंस टेक्नीशियन पूरे 40 मार्क्स की, जेई 30 मार्क्स की, एलपी 20 मार्क्स की, जिसकी भी, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू होने जा रहा है कल से, यानी 8 जनवरी से। दोस्तों लाइव प्लस वीओडी बैच है, यानी जो पिछले साल का बैच है वो बिल्कुल फ्री दे दिया अगर किसी को बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करना है। लेकिन मैं बोलूंगा डेली आप लोग लाइव जुड़ना, ठीक है? तो डेली आप लोगों की दोपहर 1 बजे क्लास होगी। मैं सारी जानकारी देता हूं, पूरी एनसीईआरटी पर आधारित होगा, 1 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं और उसके साथ में फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लास डेली लाइव होगी, अगर आप लोग मिस करते हो तो वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोस्तों 2024 के सभी प्रश्नों का समावेश है, जैसा भी मैं करा रहा हूं। सर आपने तो आज एक ही कराया, अरे तो भाई टॉपिक ही कितना सा हुआ है भाई। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, आज आपने देख लिया होगा। हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को फ्री मिलेगी साइंस की चैप्टर वाइज। मैं आप लोगों को वादा देता हूं, अगर आपने जुड़ गए मेरे साथ में, मेहनत कर ली, साइंस का डर जीवन भर के लिए निकल जाएगा। दोस्तों प्राइस इसकी 799 है, मैं फिर से बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। और दोस्तों क्लास कैसे लगी आज ईमानदारी से बताना, दिल से कैसे लगी आप लोगों को कंटेंट, मेहनत नजर आई, इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना। प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे, ऐप का नाम है साइंस मैग्नेट, तो कोर्स में जाना, यहां पर आपको मिल जाएगा निर्माण बैच, ठीक है? और यहां पर जब आप लोग जाओगे बाय नाउ कर लीजिएगा। अब आप लोग यहां पर देखो, वीओडी में जो पुराना बैच है वो पूरा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अब पहली बार तैयारी करो तो सीधे नए वाले बैच से तैयारी करना, जिसकी क्लास आप लोग की शुरू हो रही है, डेली लाइव क्लास होगी। जो क्लास हो जाएगी पूरी, फिर वो रिकॉर्डेड में चली जाएगी आप लोगों की। अगर आप मिस कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? वीओडी में देखो सब कुछ आप लोगों का मैंने यहां पर डाल रखा है। धन्यवाद। कोई समस्या है इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, 7374019437। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।